अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल कोशर साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री का पहला यूनिट शुरू किया है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर किए हैं। उन 2 लेक्चरों में हमने डिस्कस क्या-क्या किया। पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का और उसमें हमने जाना कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। और दूसरे वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो जिसने अभी तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज पहले वो देखे, उसके बाद तीसरे लेक्चर पे आ जाए। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 3 एंड इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, हम कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं। तो व्हाट आर केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? अगर हम वर्ड इक्वेशन क्या दिखाता है, हमें ये दिखाता है कि चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। अगर हमारे पास दैट मींस, अगर देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन क्यों कहेंगे? यहाँ पर देखो एरो की मदद से हमने ये जाना कि रिएक्टेंट ये थे और प्रोडक्ट ये था। दैट मीन्स दिस एरो गिव्स अस द डायरेक्शन टुवर्ड्स इन विच द reaction goes. That means with the help of this arrow we can write a chemical equation. Now there are certain rules how to write the chemical equation. अगर हम देखेंगे जो रिएक्टेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रिएक्टेंट है एक एक ही नहीं है, हमारे पास 2 रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी और प्रोडक्ट है हमारे पास सी एंड डी। हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को? अगर हम इंग्लिश में पहले बोलेंगे इसको, व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी इट गिव्स द प्रोडक्ट सी एंड डी। लेकिन केमिकल इक्वेशन में कैसे? अगर हम केमिकल इक्वेशन इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यहां पर देखिए हमने जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस साइड लिए हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं। और जो प्रोडक्ट्स है वो किस साइड हमने लिए हैं? राइट हैंड साइड। ठीक है। तो बीच में हमने क्या डाला? बीच में हमने एरो दिया और एरो के जो हेड है वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स है। दैट मीन्स अगर हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, हम कैसे लिखेंगे? हम रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड लिखेंगे और जो प्रोडक्ट्स है वो हम राइट साइड लिखेंगे और बीच में हम एरो लगाएंगे और उस एरो का हेड किस डायरेक्शन में रखेंगे? जिस डायरेक्शन में क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे। और अगर हमारे पास बहुत सारे रिएक्टेंट्स होंगे या 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो उनको हम कैसे लिखेंगे? बीच में हम प्लस डालेंगे। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन था? हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी था और प्रोडक्ट कौन कौन था? प्रोडक्ट सी एंड डी था। हमने इसको कैसे लिखा? ए प्लस बी एरो, दैट मीन्स ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल लेंगे, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है। हमने क्या किया? मैग्नीशियम को बर्न कहां किया? मैग्नीशियम को बर्न किया कहां पर? दैट मीन्स ऑक्सीजन। और उसने क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी इक्वेशन बन गई। दैट मीन्स यहां पर भी प्लस माइनस आ गया और एरो आ गया। ये भी क्या बन गई? इक्वेशन। हमने इतने बड़े सेंटेंस में कितना प्रिसाइज लिखा? एक ही लाइन में लिखा यूजिंग द नोटेशन एरो एंड प्लस। एंड इससे हमें आसानी हो गई कि हम बड़े वाले जो हमारे सेंटेंस में हम सिंपली लिख सकते हैं इक्वेशन से, जिसमें यूज करेंगे प्लस एंड एरो। अब इसमें भी टाइप्स है। एक होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। तो अब देखेंगे इसी एग्जांपल के, यहां पर क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट कौन कौन है? रिएक्टेंट यहां पर क्या है? मैग्नीशियम है। यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। क्या दिया उसने?
मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने किस में लिखा, वर्ड्स हमने सीधे लिखा है मैग्नीशियम MAGNESIUM एंड ऑक्सीजन लिखा सीधे OXYGEN एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस वाले इक्वेशन क्या कहते हैं हम, वर्ड इक्वेशन। जब इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स लिखेंगे हम इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर हमने क्या किया, हम जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला दैट मींस सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या क्या है MgO। हमने इन इस रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखा है और इस इक्वेशन की टर्म में लिखा है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स व्हेन, जब क्या करेंगे हम काम, जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किस में लिखेंगे, उनके सिंबल्स में, और यूज करेंगे प्लस और एरो, दिस गिव्स अस द केमिकल इक्वेशन। अब आया समझ आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन के भी दो टाइप है, एक होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में सिंपली हम वर्ड्स यूज करते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल्स यूज करते हैं ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं, उनके सिंबल्स यूज करते हैं। Now let us move towards the second example, which is zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen. That means here the reactants are zinc and sulfuric acid, and the arrow, the direction of the arrow shows that the reaction goes from that the reactants are zinc plus sulfuric acid and the products are जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हमें कैसे पता चला, इस एरो की वजह से हमें पता चला। अगर हम देखेंगे इस एरो का हेड किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या क्या है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है। अब देखिए नीचे वाले हमने इसी इक्वेशन के ऊपर वाली क्या थी, वर्ड इक्वेशन, उसी को हमने किस किस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखा। उस सिंबल में आप देखिए जिंक की सिंबल क्या है, Zn। H2SO4 किसके सिंबल है, सल्फ्यूरिक एसिड की। ZnSO4 किसकी, जिंक सल्फेट की। एंड H2 किसका है, हाइड्रोजन को। जब हमने इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस वाले इक्वेशन को कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन। इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, रिएक्टेंट जिंक एंड हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है। यहां पर दो रिएक्टेंट्स है, दो प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये था केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास दो किस्म की इक्वेशंस है, कौन कौन सी, एक है बैलेंस्ड, दूसरी है अनबैलेंस्ड, ठीक है। एक है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों, क्या इक्वेशन होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास कैन ईदर बी क्रिएटेड, मास कैन neither be created nor destroyed, but can be converted from one form to another form। इसका मतलब क्या है, इस लॉ का मतलब यही है कि न मास बन सकता है न खत्म हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, एक क्वांटिटी का कम हो सकता है, वो दूसरे में चेंज हो सकता है। अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, या केमिकल जो रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर। अगर ये situation होगी, that means the mass of reactants is equal to the mass of products, that means, or we can say the number of atoms in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side। उस केस में हम क्या कहेंगे, the equation is balanced। for example हमारे पास क्या है, a plus b gives ab। यहां पर कितना a है, a 1 है, यहाँ पर B कितना है, दैट मीन रिएक्टेंट साइड में कितने हमारे पास कितने एटम्स एलिमेंट्स है, दो। प्रोडक्ट साइड में हमें क्या है, ए बी, ए कितना है, एक, और बी कितना है, एक। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। दैट मीन्स जितना ए
रिएक्टेंट में है उतना ही ए किस में है प्रोडक्ट में, जितना बी रिएक्टेंट में है उतना ही बी किस में है प्रोडक्ट। इस वाले इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, इस वाले इक्वेशन को कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये वो इक्वेशन होती है जिसमें number of atoms, number of elements in the reactant side is not equal to the number of elements in the product side। इसमें क्या होगा, या तो प्रोडक्ट में ज्यादा होंगे एटम्स एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम अनबैलेंस्ड, उसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। अब देखिए फॉर अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करेंगे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहां पर देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास Mg कितना है, हमारे पास Mg एक है, ठीक है, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन का एक है, तो इसने क्या बनाया MgO। यहां पर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है O2, और यहां पर कितना है मैग्नीशियम तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। यहां पर देखिए रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम खाली एक है। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरी एग्जांपल, यहां पर अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट में हमारे पास 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, 2 मैग्नीशियम एटम्स है, 2 ऑक्सीजन एटम्स। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट में क्या है, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इस वाले इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, बैलेंस्ड। तो इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करेंगे, यहां पर अगर हम देखेंगे जिंक 1 है और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 एटम है। अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे, प्रोडक्ट साइड में क्या है, जिंक का 1 एटम है, सल्फर का कितना है, सल्फर का भी 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 है। क्या ये सेम है, जिंक 1, हाँ यहाँ भी जिंक 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2, सल्फर के यहाँ पर 1, यहाँ पर भी सल्फर का 1, यहाँ पर भी सल्फर का 1, और ऑक्सीजन के यहाँ 4, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो ये वाली इक्वेशन क्या इक्वेशन होगी फिर, ये वाली इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। दैट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस वाले इक्वेशन कहेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई कहेगा आपसे बेटा हम ये बैलेंसिंग क्यों करते हैं, हमें कौन सी जरूरत है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आपका आंसर ये होना चाहिए बिकॉज अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट होगा, तो वो फॉलो नहीं होगा। तो हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा कि बिकॉज लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये आपको समझ आया यहाँ तक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। पहले मैंने बोला कि आपको हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करनी है हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, इसलिए करना है बिकॉज नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा वो वायलेट होगा। तो हम जानेंगे, आपको मैं सिखाऊंगा आज कि हम कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सबसे पहले आप देखोगे कि किस वाले एलिमेंट में ज्यादा एटम्स है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4, यहाँ पर Fe ये एक ही एटम है, इसमें H2 है दैट मींस 3 एटम्स है, इसमें कितने हैं Fe3 3 प्लस 4 दैट इज 7 एटम्स, एंड इसमें कितने हैं 2, सबसे ज्यादा किसमें Fe3। हम पहले ये वाला लेंगे, ठीक है, पहले देखेंगे ये Fe3 लिया हमने, दैट मींस इससे हमें स्टार्ट करना है। पहले हमने देखना है कि किस वाले एलिमेंट में ज्यादा एटम्स है, ठीक है। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में कौन सा है Fe3O4। अब देखिए इसमें Fe कितने हैं 3,
अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में कितना है खाली। अब देखिए अब दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में, हमें जो इसमें एटम्स है ना, जो हमने देखा कि जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है इसमें जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उससे स्टार्ट करने, उसमें जो एटम्स है ना वही पहले बैलेंस करने। इसमें कौन कौन सा एटम है, इसमें Fe है, और कौन एटम है इसमें, इसमें Fe है और ऑक्सीजन है। पहले हम ये दोनों बैलेंस करेंगे। इसमें Fe कितने हैं 3, रिएक्टेंट साइड में कितने Fe, दैट मीन इसमें 1 है, तो हमें ये किससे मल्टीपल करना पड़ेगा इसको, दैट मीन्स 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा इसको। और अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4, लेकिन यहाँ कितने हैं 2 ही, तो इस वाले को हमें किससे मल्टीपल करना है 2 ही, तो यहाँ पर हमें क्या बनेगा 3 टाइम्स Fe प्लस 4 टाइम्स वाटर, इट विल गिव अस Fe3O4 प्लस H2। हो गए ये बैलेंस, हो गए इसका बात खत्म। अब देखिए अब ये जो एटम्स है ये हो गए, ये बैलेंस हो गए, इसके Fe भी बैलेंस हो गया, O4 भी बैलेंस। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन के 4 एटम आ गए, Fe के 3 एटम आ गए, यहाँ पर भी Fe के 3 थे और ऑक्सीजन के 4 एटम थे। अब देखिए इसके अलावा अगर कोई एटम है उसके बाद हम वो बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हैं 4 2 8, दैट मीन्स हमें कितने और इसको किससे मल्टीपल करना, दैट मीन्स इस वाले को हमें किससे करना है मल्टीपल 4 से, तभी जाके हाइड्रोजन बैलेंस होगा। तो ये रही हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कितनी आसान है इस वाले इक्वेशन को बैलेंस करना। इसी तरीके सब इक्वेशंस पे सेम स्टेप्स अप्लाई करो और आपको आसानी से ये बैलेंस करना आएगा। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करूंगा। पहले क्या करना है, पहले आपको देखना है वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि उसमें जो एटम्स है पहले वो आप बैलेंस करोगे, ठीक है। जब वो बैलेंस हो जाएंगे उसके तीसरे स्टेप में देखेंगे जो रिमेनिंग एटम्स हैं, जो रिमेनिंग बाकी एटम्स हैं उस कंपाउंड में जो नहीं थे बाकी जो एटम्स हैं, फिर उसके बाद वो बैलेंस करने, ठीक है। वो बैलेंस हो गए तो उसके बाद क्या करना है, फाइनली आप देखिए, आप चेक करना कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड क्या वो बराबर है नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। अगर हम इस वाले इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पर अगर रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे, Fe कितना है 3 एटम्स, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखिए 4 2 दैट इज 8 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। और अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन कितने एटम्स है 4 1 4, दैट मींस ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट में देखेंगे हम Fe के कितने एटम्स हैं, Fe 3, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के हैं 8 एटम। क्या ये बराबर है, यहाँ पर भी रिएक्टेंट में Fe के 3, प्रोडक्ट में Fe के 3, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 8, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 8, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 4, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 4 एटम। दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होगी इक्वेशन में, हम क्या करेंगे, हम उसमें सिंबल्स यूज करेंगे। हम सिंबल्स के मतलब उसकी फिजिकल स्टेट दिखाएंगे। मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इक्वेशन हम दिखाएंगे कि रिएक्टेंट किस स्टेट में है, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है। ये सब हम देंगे किसके, मोर इन्फॉर्मेशन। इससे हमें पता ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशन से हमें ज्यादा। पहले हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी स्टेट क्या है, क्या ये सॉलिड स्टेट में है, क्या ये गैसियस स्टेट में है, क्या ये लिक्विड स्टेट में है, क्या ये एक्वस स्टेट में। सॉलिड को हम डिनोट करते हैं एस से, और लिक्विड को हम डिनोट करते हैं एल से, और गैस को हम डिनोट करते हैं किससे, जी से। अब ये एक्वस क्या होता है, ए क्यू। एक्वस को हम डिनोट करते हैं एक्वस, लेकिन एक्वस कब हम यूज करते हैं, ये हम तब यूज जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस में होगा, वाटर में। ये सॉल्यूशन, ये दैट मींस ये मिक्स होगा किसके साथ, वाटर के साथ। दैट मींस रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस में होगा प्रेजेंट, वाटर एज अ सॉल्यूशन। तब जाके हम क्या करेंगे यूज AQ, दैट इज एक्वस। ये आया यहां तक समझ। पहले बैलेंस कैसे करेंगे, पहले वो 4 स्टेप्स करने हैं। उसके बाद अगर हमें मोर इन्फॉर्मेशन देनी होगी इस केमिकल इक्वेशन के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इनके जो स्टेट्स हैं वो हम लिखेंगे कि कौन से स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, या लिक्विड स्टेट में। अगर हम इस वाले इक्वेशन की बात करेंगे, यहाँ पर जो आयरन है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और वाटर किस स्टेट में है, वाटर गैसियस स्टेट। आप बोलोगे तो वाटर तो लिक्विड होता है, यहाँ पर गैस क्यों, बेटा वाटर गैस में, दैट मीन्स यहाँ पर जो वाटर है प्रेजेंट है स्टीम के, स्टीम इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। जब वाटर प्रेजेंट होगा स्टीम, दैट मीन्स दैट इज अ गैस,
उसमें तो कंपोजिशन केमिकल तो वाटर ही है, लेकिन एसीटेट क्या है, अलग है। वाटर सॉलिड भी हो सकता है, दैट इज अपोनी की सॉलिड गैस है। आपने देखा होगा आइस, वो भी वाटर ही है, उसमें भी केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, लेकिन वहां पर क्या है, वो सॉलिड है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, वाटर क्या है, गैस, ये क्या है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। और Fe3O4 किस स्टेट में है, दैट इज ये है सॉलिड। और H2 किस स्टेट में है, हाइड्रोजन है हमारे पास गैस स्टेट में। तो ये इन चीजों से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली इस इक्वेशन। अब हम यहाँ से सीधे बोल सकते हैं, अगर आपको बोलेगा इस इक्वेशन में पहचानो रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट आप आसानी से बोलोगे, जो लेफ्ट साइड में होते वो रिएक्टेंट है, और जो राइट साइड में होंगे वो प्रोडक्ट है। दैट मीन्स इस वाले इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन कौन है, आयरन है, वाटर है, और प्रोडक्ट कौन कौन है इसमें, Fe3O4 एंड H2 है इसका प्रोडक्ट। और ये सब आपको अब कुछ मोर एग्जांपल्स करेंगे कि हम कैसे करेंगे बैलेंस इन इक्वेशंस को। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, C3H8 O2 CO2H2। पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो, इस कंपाउंड में ज्यादा है, इसमें 8 + 3 11 है, बाकी और किसी में ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं, दैट ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। पहले ये दो हम बैलेंस करेंगे। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 ही, दैट इसको हम किससे मल्टीपल करना है, 3 से। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, दैट मीन हमें किससे मल्टीपल करना है, 4 से। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, पहला वाला स्टेप C3H8 + O2 gives 3 times CO2 + 4 times H2O। अब क्या बचा, इन दो के अलावा ये दो हो गए, सी भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा वहां पर, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, अब देखिए प्रोडक्ट में कितने, 3 2 दैट इज 6 यहाँ पर है, 6 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर है, और यहाँ पर 4 है, दैट मीन्स 4 टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 10, और रिएक्टेंट में कितने हैं, खाली 2। हमें क्या करना है फिर इसको मल्टीपल 5 से। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी हमें, C3H8 + 5 times O2 gives 3 times CO2 + 4 times H2O। आपके पास क्या रही, आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लास्ट में चेक करेंगे क्या हमारा जो हमने बैलेंस किया ये सही है या गलत है। हम देखेंगे हमारे पास, पहले हम देखेंगे क्या क्या है रिएक्टेंट में, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहले देखेंगे रिएक्टेंट में कितना है, फिर देखेंगे प्रोडक्ट में कितना है। ठीक है, रिएक्टेंट में हम देखेंगे कार्बन कितना है, कार्बन कितने हैं, 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 5 2 10। ठीक है, प्रोडक्ट में कितने हैं कार्बन, प्रोडक्ट में कार्बन है 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 4 2 दैट इज 8, और ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 + 4 1 4 दैट इज 10 10। हेंस अब देखिए यहाँ पर भी सेम रिएक्टेंट, जितने कार्बन है उतना प्रोडक्ट में भी है, जितना रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है उतना प्रोडक्ट में, जितना रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है उतना प्रोडक्ट में। तो ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ये अच्छी तरीके से बैलेंस होगी, और ये है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारे पास ऊपर अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी उसको हमने बैलेंस किया है, और उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गई है हमारे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गई, C3H8 + 5 times oxygen gives 3 times carbon dioxide + 4 times water। ठीक है, अब और एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास क्या है और एक एग्जांपल, एल्युमिनियम + HCl gives AlCl3 + H2। अब देखिए पहला काम क्या करना है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, AlCl3, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है ना, तो ये वाला सिलेक्ट। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, एटम है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है। पहले ये इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे, एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो एल्युमिनियम के साथ हमें कुछ नहीं करना है। क्लोरीन यहाँ कितने हैं, क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ पर लेकिन 1 है, हमें किससे मल्टीपल करना है इसको, 3 से। तो हम क्या करेंगे, Al + 3 times HCl gives AlCl3 + H2। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, अब कौन बचा है इसके अलावा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें रिएक्टेंट में कितना है, हमारे पास हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 3,
लेकिन प्रोडक्ट में कितना है 2। हमें क्या करना है, हमें किसके साथ मल्टीपल करना है इसको 3/2। अगर हम फिर इसको 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा 3। दैट मीन्स हमें किसके किसके साथ उसको मल्टीपल देना है 3/2। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी Al प्लस 3 टाइम्स HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3/2 टाइम्स H2। ठीक है, अगर ठीक है ये रही हमारे पास क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप ऐसे अगर हमें फ्रैक्शन में आंसर वहां नहीं था, हम ये भी कर सकते, जो हमें डिवाइड में 2 है हम थ्रू आउट मल्टीपल करेंगे 2 से। तो अगर हम थ्रू आउट मल्टीपल करेंगे 2 से तो यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स Al प्लस 2 3 6 टाइम्स HCl प्लस गिव्स 2 टाइम्स AlCl3 प्लस 3 टाइम्स H2। तो ये आई दूसरी हमारी इसी की फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में कोई भी हमारा स्टियोमेट्रिक ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं आया। तो ऊपर वाली लिखो या नीचे वाली, दोनों सेम है, दोनों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल। अब हम इस वाले एग्जाम्पल पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें पहले सबसे वही चीज करनी है जो हमने प्रीवियस में किया, वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स किस में ज्यादा है Mg3PO4 होल ट्वाइस, इसी में ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे, अब बोलेंगे पहले देखेंगे पहले वाले में कितने 3 + 1 4 + 4 दैट इज 8 आइटम इसमें है। इसमें तो 3 ही है, इसमें 2 है, इसमें कितने 3 प्लस P2 है प्लस 2 4 2 8 है ऑक्सीजन, दैट मीन्स 8 + 2 दैट इज 10 + 6 दैट इज 13। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले से स्टार्ट करेंगे। इसमें कौन कौन सा आइटम है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। पहले हम करेंगे मैग्नीशियम को बैलेंस। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने 3, यहाँ पर कितना 1 ही, तो इसको हमें किससे मल्टीपल करना है 3 से, मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अब इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस कितने यहाँ पर 2, ये होल ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है ये 2 इन सब को मल्टीपल, दैट मीन्स 2 इन ये 2 है, अगर 4 को भी मल्टीपल करना है और इसको भी यहाँ पर देना है, दैट मीन्स फास्फोरस कितने हमारे पास 2। हमारे पास यहाँ पर कितने फास्फोरस, यहाँ पर तो 1 ही है, तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाइड बाई 2। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हमारे पास, ऑक्सीजन है 4 2 दैट इज 8 ऑक्सीजन है। और अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट में कितने हैं, जब हमने इसको 2 से मल्टीपल किया है ये कितना आ गया, ये आ गया 2 4 8 आ गया। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आ गई दैट इज ट्वाइस Na3PO4 प्लस MgCl2 गिव्स NaCl प्लस Mg3PO4 होल ट्वाइस। अब देखिए अब इसके अलावा कोई और हमारे पास एटम है। अब देखिए Na और अब बचा है Na और Cl। Na कितना है रिएक्टेंट में, N है रिएक्टेंट में 6 3 2 6, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास कितना है खाली 1। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इसको मल्टीपल किससे करेंगे, हम मल्टीपल किससे करेंगे, और यहाँ पर ये 3 से मल्टीपल करना है, हम इसको मल्टीपल करेंगे 6 से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे Cl खुद ब खुद बैलेंस हो गया। यहाँ पर कितने क्लोरीन है 3 2 6, यहाँ पर 6 से हम जब इसको मल्टीपल करेंगे ये खुद बैलेंस हो गया। तो हमारे फाइनल इक्वेशन क्या आएगी ट्वाइस Na3PO4 प्लस 3 टाइम्स MgCl2 gives 6 times NaCl plus Mg3PO4 whole twice. So this is the balanced chemical equation of the above. यहाँ पर हमने देखा इन सब इक्वेशंस में हमने सेम प्रोसीजर किया, खाली 3 स्टेप्स हमने याद रखने हैं। क्या क्या स्टेप याद रखना है, पहला स्टेप जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है वो सिलेक्ट करना है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप जो उस वाले बड़े कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है पहले हमें वो बैलेंस करने हैं। ठीक है, जब वो बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद जो वहां पर और एटम्स है फिर उनको बैलेंस करना है, लेकिन पहले उन्हीं को जो इस वाले बड़े कंपाउंड में है पहले उनको बैलेंस, उसके बाद जो बचे हैं फिर उनको बैलेंस। उसके बाद लास्ट में अगर हमें चेक करना है तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। तो ये हमें इससे हमें कंफर्म होगा कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और भी क्वेश्चन करेंगे हम इसको, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया